जो होता है सर्किट क्या होता है एक्चुअल में, दो तरह के सर्किट होंगे। ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से ये स्विच है, इसको नाम लिख सकते हो स्विच। ये आया, ये बैटरी में जुड़ गया, ये इधर से ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये क्लोज सर्किट है, मतलब ये अभी शॉर्ट सर्किट में से करंट बह रहा है। एक चीज ध्यान में रखना, मैंने पहले ही बताया था कि करंट का फ्लो, ठीक है, कन्वेंशनल करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो कर रहे हैं तो करंट यूं फ्लो करेगा। ये दिखा रहा है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यूं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू कन्वेंशनल करंट। करंट का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये ध्यान में रखना। तो इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू कन्वेंशनल करंट। ये क्लोज सर्किट है, यानी कि ये स्विच इसके टच कर रहा है, तो यानी कि यहाँ से करंट बह रहा है। अच्छा, ये कई बच्चे कहते हैं कि ये टच क्यों नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे भाई, ये बैटरी है, इसके अंदर से स्विच टच नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखना, ओपन सर्किट हो जाएगा। हट गया, टच से हट गया, बंद नहीं है सर, हाँ हट गया, यानी स्विच ऑफ है। ये की है, मतलब वो लगी हुई की जो है ऑफ है और ये ऑन है, ये समझ लो तुमको। ये सीरीज सर्किट दो तरह से होते हैं, एक तो सीरीज में होता है, यानी ये बल्ब एक के साथ में एक, इसका शुरू इधर, फिर इसका एंड इधर, इसके एंड से ये इधर लग गया, ये इधर ये लग गया, ये सीरीज हो गया। ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ से ये टच किया, यानी कि पैरेलल सर्किट के अंदर बताऊँ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी के यहाँ से हमने एक बल्ब लगा दिया, ये इस पे टच कर दिया, फिर यहीं से दूसरा बल्ब लगा दिया, ये, फिर यहीं से ये तीसरा बल्ब लगा दिया। तो ये सारे के सारे पैरेलल सर्किट हो गए। और हमारे घरों में जो लाइट लगती है वो क्या होती है, पैरेलल सर्किट में लगती है, कभी भी सीरीज में नहीं लगती है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सीरीज के अंदर जितने भी करंट का फ्लो होगा वो सब इक्वल रहेगा। जितना करंट यहाँ पर रहेगा अमीटर के अंदर, ये जैसे ये अमीटर है, सेम करंट इसमें फ्लो होगा, जबकि वोल्टेज डिफरेंट होगा। वोल्टेज सीरीज में क्या होगा, अलग अलग होगा, जबकि करंट सेम रहेगा। यानी जैसे कि यहाँ पर मैंने वोल्टेज मेजर किया, ये वोल्टेज है, इसका वोल्टेज ऐसे मेजर करेंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो अलग रहेगा, यहाँ का जो वोल्टेज है वो अलग रहेगा, यहाँ का जो वोल्टेज है वोल्टमीटर का वो अलग रहेगा, यहाँ का वोल्टमीटर का वोल्टेज अलग रहेगा। लेकिन इन सब का सम किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर। जैसे इसका मैं मान लेता हूँ VT, जो ध्यान में देने की है, जैसे ये वोल्टेज 1 है, 2 है, सेकंड है, ठीक है, थर्ड है, तो यहाँ पर ये जो VT है वो किसके बराबर रहेगा, सबका वोल्टेज इन तीनों के वोल्टेज के इक्वल रहेगा। जबकि इसके अंदर सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर जैसे अच्छा, करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और ये वोल्ट जो है वोल्टेज में। वोल्ट क्या होता है एक्चुअल में, प्रेशर, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेशर होता है, करंट का जो प्रेशर होता है, कितने प्रेशर से जा रहा है करंट, वो है। जैसे कि पानी है, पानी के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो तो हो गया एम्पियर, और अब वो पानी जो कितने प्रेशर से जा रहा है, यानी अगर ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो आपका नल जो है, जैसे नल खोल दिया तो वो क्या जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। ज्यादा प्रेशर है तो वो सामने की दीवार में प्रेशर से जो पानी आ रहा है वो क्या कर देगा, दीवार को तोड़ भी सकता है। लेकिन पानी खूब सारा है, उसमें प्रेशर नहीं है, तो क्या करेगा, वो दीवार को नहीं तोड़ेगा, सिर्फ भर जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एक तरीके से वोल्टेज है, और जो करंट है वो क्या है, आपके वाटर है। तो पाइप में इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन इससे कोई इसका लिंक नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। ये जो वोल्टेज है वो इन तीनों के वोल्टेज के सम के बराबर होता है, जबकि करंट इसमें पूरे में सब में एक जैसा रहेगा। इस पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा, करंट अलग अलग रहेगा। यहाँ पर मैं अमीटर लगा रहा हूँ, इसकी वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर लगा रहा हूँ इसकी अलग आएगी, यहाँ पर लगा रहा हूँ इसकी अलग आएगी। जबकि वोल्ट मीटर के लिए वोल्टेज मेरे को एक ही लगाना पड़ेगा, ये जो है सेम रहेगा। वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम रहता है। जैसे जो वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है वो का वही वोल्टेज इन दोनों के बीच में भी दिखाएगा, कहीं पर भी लगा दो तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। जबकि करंट अलग अलग रहेगा, यहाँ का करंट अलग रहेगा। तो ये जो करंट है ये टोटल, ये इन तीनों के इन तीनों के करंट के बराबर ये रहेगा पैरेलल में। अच्छा, दूसरी चीज, सीरीज के अंदर एक चीज है, जैसे आपका ये बल्ब डैमेज हो गया,
तो पूरी की पूरी सप्लाई रुक जाएगी और सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। जबकि सीरीज के अंदर अगर आपका एक भी बल्ब डैमेज हो गया तो बाकी के बल्ब चलते रहेंगे। तो सर दोनों साइड से आते हैं। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आप एक सेल 1.5 वोल्ट का है, 2 सेल मिलकर के, ये देखो अगर 2 सेल हैं 1.15 वोल्ट के तो ये दोनों मिलकर के 3 वोल्ट के हो जाएंगे। 3 है तो 4.5। तो ये क्वेश्चन दे देगा कि अगर एक सेल है 1.5 वोल्ट का, ये 3 सेल लगा दिए तो इनका टोटल वोल्टेज बताओ। टोटल वोल्टेज 4.5 होगा। लेकिन अगर तुमने, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, इधर निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इनका क्या रहेगा टोटल वोल्टेज? इनका टोटल वोल्टेज 0 होगा अगर इस तरीके से लग गया तो। अगर इस तरीके से लग रहा है जैसे एक पॉजिटिव फिर निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ करके फिर दूसरे पर निगेटिव से दूसरा पॉजिटिव जुड़ रहा है, तो इस तरह के सेल के अंदर तो करंट जो वोल्टेज होते हैं क्या जुड़ते जाते हैं। लेकिन इस तरीके से निगेटिव को जोड़ दिया तो इसमें वोल्टेज क्या आएगा? रिजल्ट 0 वोल्ट। ये चीज क्वेश्चन आ सकता है, ये आएगा डेफिनेटली। एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो 2 सेल अगर इस तरीके से जुड़े हैं पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ना चाहिए तो ऐड होंगे। जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव, इस निगेटिव के साथ में दूसरे सेल का पॉजिटिव जुड़ रहा है, फिर इधर के नेगेटिव के साथ में इसका दूसरे का पॉजिटिव जुड़ रहा है, तो इसको ऐड अप हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे सेल इस तरीके से जुड़ रहे हैं पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर दूसरा सेल लाए और इसके निगेटिव के साथ में निगेटिव जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव के साथ में फिर पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, तो टोटल जो रिजल्ट आएगा वोल्टेज का वो 0 आएगा। और जो आपके पास में आपके बल्ब है वो जलेगा ही नहीं। कई बार यूँ भी दे देंगे कि ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, तो यहाँ पर भाई करंट तो वोल्टेज 0 है, बल्ब क्यों जलेगा? यहाँ पर है, यहाँ पर बल्ब जलेंगे, यहाँ पर बल्ब जलेंगे, इसके अंदर बल्ब जलेगा, इसमें बल्ब जलेगा क्या? इसमें ये नेगेटिव मिले हुए हैं, ये बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पर जलेगा क्या? ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर ये जलेगा, ये नहीं जलेगा। ज्यादा करंट है। अब जैसे एक सेल लगा हुआ है तो ये ज्यादा शाइन करेगा या कम शाइन? इन दोनों में से कौन सा, जैसे ये बल्ब है और एक ये बल्ब है, इन दोनों में से शाइन कौन सा ज्यादा करेगा? इसमें एक ही सेल है, इसमें 3 सेल लगे हुए हैं, तो ज्यादा शाइन ये करेगा। और ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं, ये तो बुझ जाएगा क्योंकि इसमें से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। तो ये ध्यान में रखना कि निगेटिव जुड़े हुए हैं। हाँ, पॉजिटिव, ये निगेटिव के साथ पॉजिटिव, फिर इस निगेटिव के साथ में पॉजिटिव, ये जुड़ा हुआ है, तब तो इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो ये शाइन नहीं करेगा, ये शाइन करेगा लेकिन इससे ज्यादा शाइन ये करेगा। ये चीज ध्यान में रखनी। सीरीज मीन्स कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी पॉजिटिव के साथ में ये पॉजिटिव है, इसके साथ में इसका नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव, फिर इसके साथ में पॉजिटिव जुड़ेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर इधर इसके साथ में इसका नेगेटिव के साथ में फिर दूसरे का पॉजिटिव जुड़ जाएगा, फिर इस नेगेटिव, ऐसे इस तरीके से चलता जाता है। तो मतलब इन सीरीज मीन्स कनेक्टेड एंड टू एंड, और इन पैरेलल मीन्स कनेक्टेड साइड बाय साइड। मतलब जैसे ये है, तो ये इसके साथ ये जुड़ गया, ये रेजिस्टेंस, फिर इसके साथ ये साइड से साइड जुड़ गई है, और इसमें एंड टू एंड जुड़ रहे हैं। अनदर, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद में एक का जुड़ना। It is easier for the cell to push the electron through one lamp than through two. So the current is bigger when there is only one lamp in the circuit. दे रहा हूँ वन आफ्टर अनदर का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर मतलब इलेक्ट्रॉन आर बीइंग पुश्ड बाय द सेल, पुश देम थ्रू वन लैम्प एंड देन थ्रू द नेक्स्ट। 1 मिनट क्या होता है? जैसे ये एटम्स होते हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का प्रेशर आया, प्रेशर यानी वोल्टेज, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे देगा, ये इसमें आते इसके इधर धक्का दे देगा, आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते रहेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा और करंट फ्लो शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है? लैंप जैसे हम लगाते हैं, जैसे लैंप लगा दिया मैंने, तो लैंप अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने पर क्या होता है? ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये गर्म होना शुरू होगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा करेंगे, तो ये गर्म होगा तो ये लैंप जल जाएगा। तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल में जैसे रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू मेक द करंट स्मॉलर इन सर्किट, मतलब करंट को क्या करेगा? छोटा करेगा। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये पानी आ रहा है नली में से, अब मैं इस नली के पानी को क्या करता हूँ, आ रहा है, और इसको मैं पिचका देता हूँ। पिचकाने से क्या होगा? ये पानी की धार दूर तक जाएगी, अब यानी वोल्टेज बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया इधर। तो ये पिचकाना क्या हो गया? एक तरीके से मेरे पास में क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ाना, रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है रोकना।
ठीक है। तो इसमें से ये ज्यादा दूर तक जाएगा। तो ये जैसे इसमें रेजिस्टेंस डालूंगा तो ये क्या होगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा तेजी से गर्मी पैदा होगी। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रेस होती है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें ज्यादा गर्म हो जाती है। ये करंट को स्मॉल करता है। ये रेजिस्टेंस, इसका सिंबल इस तरीके से रहता है। ये आपका रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। वेरिएबल रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ कैसे। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है कि इसको जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, फिक्स है, ये एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस का मतलब तो समझ गए, रुकावट। अच्छा, सड़क के ऊपर देखा होगा इस तरीके से रहता है, जिगजैग, ऊपर नीचे, जिसके ऊपर गाड़ी तो दचके खाती हुई चलती है। अब इसमें देख लो, गाड़ी यहाँ से चली, 2 तक आई और यहाँ से यहाँ तक पास हो गई। गाड़ी यहाँ तक दचके खा करके आई और यहाँ से सीधे निकल गई, यहाँ से निकल गई। अब जैसे मैंने यहाँ तक है, अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो कहाँ से जाएगी, यहाँ तक इतने सारे दचके खाएगी और गाड़ी यहाँ जाएगी, मतलब इतने झटके खाएगी ये। तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल वैसे ये होता है और ये भी होता है, और तुम्हारे बुक के अंदर इस तरीके से भी दे रखा है। अच्छा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करता है, यानी रुकावट को कम ज्यादा करता है करंट की। ठीक है, तो करंट की रुकावट अगर ज्यादा कर दी तो करंट उसमें से कम पास होगा, और जो कंपोनेंट है उसके पास में करंट कम पहुंचेगा। जैसे पंखा है, पंखे का रेगुलेटर क्या है, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप ना जो उसको कम करते हो तो आपका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। जब आप पंखे की स्पीड कम करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी रुकावट ज्यादा हो जाती है, यानी करंट कम जाएगा तो पंखा कम चलेगा। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो गया। इस तरीके से रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट पास होता है तो बजर बजना शुरू हो जाती है। 2 कंपोनेंट्स अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसमें से करंट का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है। कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, बहना। ठीक है, अगर देखो कभी हम क्या जैसे कि गर्म चाय होती है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम चम्मच डाल करके और उसको हिलाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी हीट होती है, एनर्जी, वो हमारे इसमें चम्मच में होती हुई हमारे तक आ जाती है और इसको थोड़ा सा कम, इसको ठंडा कर देती है। ठीक है, स्पून जो है गर्म हो जाता है। तो इसको एक चीज, एक एग्जांपल से किया, एक रॉड ली, रॉड के ऊपर मोम से, वैक्स से ये कीलें लगा दी और इसको एक तरफ से लैंप को ऑन किया, और लैंप को ऑन किया तो सबसे पहले जो कील थी वो नीचे गिर गई पिघल कर, फिर उसके बाद में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से कील, यानी कि हीट एनर्जी क्या हो रही है, इधर से यूं फ्लो हो रही है। कैसे, देखो इस तरफ का जो एंड है कोल्ड, ठंडा है अभी तक, इधर की तरफ गर्म है, तो ये जो इधर से हम नीचे से लैंप लगा करके इधर से गर्म कर रहे हैं, तो ये हीट एनर्जी जो है इधर से धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। कैसे, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पहले ये गर्म होते हैं, फिर ये हीट एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होती जाती है इन पार्टिकल से। तो इसको जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट है। ठीक है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं मैक्सिमम, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये पूरा थर्मल कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें से हीट एनर्जी नहीं जा सकती है। अच्छा, जैसे कि आपने जो किसी को भी बर्तन को जो है उसको आप किससे पकड़ते हो, कपड़े से, क्लॉथ से, ठीक है, या उसके पास में प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है, तो थर्मल इंसुलेटर होता है और एक थर्मल कंडक्टर होता है। थर्मल कंडक्टर के अंदर हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और थर्मल इंसुलेटर के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। तो उसके जो अपने भगोने वगैरह जो होते हैं उसके जो बने हुए रहते हैं पकड़ने के, वो किससे, प्लास्टिक वगैरह के बने रहते हैं। अगर मैं कोई भी तवा है गर्म हो रहा है, उसके ऊपर प्लास्टिक का ब्लॉक रख देता हूँ, एक पे मेटल का ब्लॉक रख देता हूँ, दोनों को खूब गर्म कर रहे हैं तो मेटल का ब्लॉक गर्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का ब्लॉक गर्म नहीं होगा। ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो होता है वो क्या होता है, कन्वेक्शन करंट, जैसे मैं बता देता हूँ, एयर जो होती है, एयर के थ्रू जो एयर पार्टिकल्स के अंदर हीट जो होती है वो कंडक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और इसके कारण इसका जो है ये सी ब्रीज वगैरह जो होते हैं वो भी एक कन्वेक्शन करंट का एक एग्जांपल है। जैसे कि ये आपके पास में ये लैंड है और ये वाटर है, यहाँ से यहाँ ठंडा पानी है, तो यहाँ की तरफ क्या होगा, ये धूप है, धूप के अंदर लैंड जल्दी से गर्म हो जाती है, यहाँ से ये उठेगी वेपर और ये ठंडा गर्म वेपर उठी और ये ठंडा पानी देख करके इसकी तरफ, नीचे की तरफ जल्दी से तेजी से ठंडी हो जाएगी। तो यूं जो है ये जो है फ्लो हो जाएगा, जैसे कि ये, तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। ये हीटर है
या जो भी कह दो आप, हीटर है, हीटर में ये राइज हो रही है और फिर इस तरफ ठंडी होकर के फिर ये वापस नीचे आ गई, फिर ये हीट होकर के ये, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द हीटर टू द रेस्ट टू द रूम। तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है? तो कन्वेक्शन, द हीटर ट्रांसफर एनर्जी टू द एयर, ठीक है। वार्म एयर राइजिंग लाइक दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इस तरीके से जो राइज होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। ये जो होता है वो कहाँ पर होता है? हैपेंस गैसेज और लिक्विड के अंदर होता है। ये पानी में और दोनों में होता है। एक तरफ से ठंडा होता, जो गर्म होगी वो एयर ऊपर की या वाटर ऊपर उठेगा और फिर ऊपर जाकर के ठंडा होकर के फिर वापस नीचे आएगा। इस तरीके से ये जो सर्किल चलता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और सर बारिश की बूंदें भी। रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है? जो हीट एनर्जी हमारे पास में पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है। तो ये हीट एनर्जी रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। तो द बटरफ्लाई जैसे इसके ऊपर दिखाया हुआ है, ये क्या एब्जॉर्ब कर रही है? रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये जो एनर्जी रेडिएट होती है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस एंड थ्रू एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज एयर और ग्लास, उसमें से भी ये पास हो जाती है। नेक्स्ट है गुड और बैड रेडिएशन होते हैं, वो ज्यादा हीट एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जो जितने भी लाइट मटेरियल हैं जैसे कि व्हाइट मटेरियल वो उसको हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो रेडिएशन जो सन के थ्रू वो स्पेस में एयर के और ग्लास किसी के भी थ्रू वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर लेता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? एक तो देखो जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें से 100 डिग्री के ऊपर जाकर के वो टेम्परेचर के ऊपर जाके उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पानी को और गर्म करते रहेंगे तो पानी सारा भाप बन जाएगा और हमारा जो बर्तन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वेपर, उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन, जब हम 100 डिग्री के ऊपर लेकर के जाते हैं तब। लेकिन जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े हैं, गीले कपड़े को सुखाते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर जाता है क्या? नहीं जाता है। तो वो इसके ऊपर उसको क्या कहेंगे? इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो एक फिनोमिना है जिसके अंदर, इवेपोरेशन के अंदर इसके ऊपर जैसे विंड है, एयर फ्लो है, ठीक है, उससे भी जो है वो वाटर वेपर्स जो है ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, वाटर वेपर हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो हम ठंडा महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी जो बॉडी की हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करके और वो वेपोराइज हो जाती है और हमारी हीट एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाती है। तो इसलिए वो चीज जो है ठंडी, हम ठंडा कूल महसूस करते हैं। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम बॉडी इट क्रिएट, ठीक है, इट कैरीज एनर्जी अवे, दैट इज व्हाई वी फील कूलर। हम ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी फील कूलर व्हेन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन बॉडी। तो वी फील वेरी वेरी, ये प्लेट है, प्लेट के अंदर पानी है, खूब देर तक पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे ये भी इवेपोरेट हो जाएगा। कपड़े का सूखना, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल इवेपोरेशन के हैं।